अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अच्छा बेटा, हमने पिछली क्लास के अंदर जो एनएमआर था, प्रोटॉन एनएमआर, कार्बन 13 एनएमआर, वो कर लिया था। कुछ क्वेश्चंस बेटा मैंने आपको दिए थे कि आप लोगों ने करने हैं, लेकिन आप में से एक दो बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर ये भी आप ही कर दें, हमने नहीं करने। तो बेटा मैं आपको करवा देता हूँ अब। बेटा जिस तरह ये क्वेश्चन है ना, एक चलें, ये उस दिन नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास कह रहा है कि देयर आर 3 डिफरेंट पीक्स इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कंपाउंड। इसको जरा ओपन करके इस तरह लिखो, ये देखना बच्चों, ये है जी। अब आप देखो बेटा कि इस कंपाउंड के अंदर 3 डिफरेंट पीक्स, कौन सी 3 डिफरेंट पीक्स हैं? प्रोटॉन एनएमआर की बात हो रही है। तो बच्चों ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सेम इन्वायरमेंट है? क्योंकि दोनों मिथाइल्स सेम CH के साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है ना बेटा, और आगे देखो सेम फिर इन्वायरमेंट है। तो इन दोनों मिथाइल्स का सेम इन्वायरमेंट है, इन दोनों मिथाइल्स की एक पीक आएगी। ये एक इन्वायरमेंट है बच्चों, इसकी एक पीक आएगी, राइट। लेकिन वो एक पीक स्प्लिट कितने में होगी? देखो इसके नेबरिंग कार्बन पर एक प्रोटॉन लगा हुआ है ना बच्चों, नेबरिंग कार्बन पर एक प्रोटॉन है, तो वो स्प्लिट होगी। इन दोनों की बच्चों, इन दोनों की जो एक पीक आएगी वो फर्दर स्प्लिट होगी, क्योंकि नेबरिंग कार्बन पर जो प्रोटॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेयर करती है। और इसमें फॉर्मूला क्या था? N+1। 1 तो है जो एक पीक आ रही है इन दोनों मिथाइल्स के प्रोटॉन्स की, और n का मतलब है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन विच आर अटैच टू दी वेरी नेक्स्ट कार्बन। तो वेरी नेक्स्ट कार्बन पर बच्चों एक ही आपको पीक नजर, एक ही प्रोटॉन नजर आ रहा है, तो अब आंसर आएगा 2। मतलब ये जो एक पीक है ये डबलेट में आ जाएगी। अब एक बात सुनिएगा बच्चों, एक बात सुनिएगा, आपसे वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं ये जो एक डबलेट पीक है, ये जो एक डबलेट पीक आ रही है, ये कितने प्रोटॉन्स की वजह से आ रही है? तो आप क्या आंसर देंगे जरा बोलिएगा, क्योंकि आगे जब मैं ये हाँ शाबाश, 6, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा ये फिर सुनो, ये जो एक डबलेट पीक अभी आपको नजर आएगी ना इस तरह की बेटा, इस तरह की डबलेट पीक, वो कहेगा बताओ कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक। तो बाज बच्चे जो है ना, इसको पता नहीं किस सेंस में ले रहे होते हैं। आपने ये बताना है कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई 3 प्रोटॉन्स ये हैं और 3 ये हैं, तो टोटल 6 प्रोटॉन्स हैं जिनकी वजह से ये एक पीक डबलेट में गई है। टोटल कितने प्रोटॉन्स है बच्चों? 6 प्रोटॉन्स, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको ये कहेगा कि भाई बताओ इस सी एच की कितनी पीक आएंगी, बेटा इस सी एच की एक पीक आएगी, एक पीक। लेकिन बच्चों वो फर्दर स्प्लिट भी होगी ना, वो फर्दर स्प्लिट होगी। क्यों? क्योंकि इसके नेबरिंग, बेटा इस नेबर कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन आप इस साइड पर देखो, इस साइड पर देखो तो इसके नेबरिंग कार्बन के साथ प्रोटॉन है। तो N+1, 1, तो एक पीक जो आ रही है, एन का मतलब है कि नेबरिंग कार्बन की वजह से वो पीक कितने में स्प्लिट हो रही है। तो नेबरिंग कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स लगे हैं? 3 यहां पर हैं, 3 यहां पर हैं, 6। तो आपके पास 7 पीक्स आएंगी, क्लस्टर ऑफ पीक्स, इसको आप मल्टीप्लेट बोलेंगे। तो अगर बच्चों वो आपसे पूछे कि ये जो मल्टीप्लेट आ रहा है, मल्टीप्लेट या सेप्टेट, ये किस वजह से, ये कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल है भाई इस मल्टीप्लेट के लिए? तो एक प्रोटॉन बच्चों, ये इस प्रोटॉन की वजह से ये मल्टीप्लेट आ रहा है। और फिर बेटा ये जो कार्बोक्सिलिक का OH है, इसके तो एक ही पीक है, इसके नेबरिंग में कोई नहीं है। और अब देखो आपने क्या बताना है यहाँ, और आपको याद है ना बच्चों, मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि जो अल्कोहल का OH है, जो अल्कोहल का OH है उसकी एक ही पीक आएगी, ठीक है। फिर मैंने आपको कहा था कि जो NH2 एमाइंस के जो प्रोटॉन्स हैं उसकी एक ही पीक आएगी। ना इनकी पीक स्प्लिट होती है, ना इनकी पीक नेबरिंग कार्बन के प्रोटॉन्स को स्प्लिट करेंगे। और तीसरा मैंने आपको कार्बोक्सिलिक का बताया था। और फिर यह भी बताया था बेटा कि इन तीनों प्रोटॉन्स को अगर आप D2O में डिसॉल्व करोगे तो इन प्रोटॉन्स की पीक डिसअपेयर हो जाएगी, क्योंकि इनके जो प्रोटॉन्स है वो ड्यूट्रियम रिप्लेस कर देते हैं। जिस तरह एथेनॉल है ना, CH3CH2OH, जब आप इसको D2O में डालोगे ना बच्चों, D2O में, तो जो ड्यूट्रियम है ना, ड्यूट्रियम वो इस OH के H को रिप्लेस कर देगा।
तो एक पीक डिसअपेयर हो जाएगी। ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। इर्तिजा कह रहा है सर हाउ कैन यू एक्सप्लेन अगेन हाउ सिक्स। सिक्स मैंने कहा बताया बेटा? अच्छा, पर ये कह रहा हूं कि इस सी एच की पीक की बात हो रही थी ना, कि इस सी एच की एक पीक आएगी, लेकिन वो एक पीक कितने में स्प्लिट होगी। तो मैंने ये कहा है भाई कि आप देखो इस सी एच के नेबरिंग कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स हैं। इस सी एच के बेटा, ये जो येलो कलर वाला सी एच है ना, इसके नेबरिंग कार्बन पर प्रोटॉन्स कितने हैं इर्तिजा? 6 है। तो 6 + 1 7। अच्छा बेटा, अब जरा देखिएगा, ये बेटा डाटा आपने लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है, ये बताओ टेबल 8.1 टू कंप्लीट द टेबल 8.2 एंड स्टेट द टिपिकल प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट वैल्यूज फॉर द प्रोटॉन। केमिकल बेटा ये जो होगा ना, ये इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। ये इस स्केल की बात कर रहा है बेटा, ये इसने यहां पर ना कोई स्केल दिया होगा हमें, नहीं दिया। अच्छा ठीक है, यहीं से आपने नोट करना है बेटा। अच्छा, अब बेटा देखो, आपने पहली चीज यहां ये बतानी है स्टूडेंट्स, आपने पहली चीज ये बतानी है कि ये था ना आपका मॉलिक्यूल CH3, CH3, C डबल बॉन्ड OOH। वो कह रहे हैं ये जो CH3 है ना बच्चों, CH3, जरा इसका बताओ कि इसकी पीक कहां पर आएगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू किधर आएगी। तो आप इस CH3 का एनवायरनमेंट देखो, आगे CH ही लगा हुआ भाई, अल्केन ही है। तो अल्केन के CH3 के बेटा देखो, अगर CH3 वाले प्रोटॉन्स हो, CH2 वाले प्रोटॉन्स हो, या CH वाले प्रोटॉन्स हो, तो उसकी पीक आती है 0.9 से 1.7। तो ये देखो ये CH3 है, तो इसकी पीक आएगी 0.9 से 1.7 के दरमियान। आदिल बेटा, ये तो मैंने पिछली क्लास में बताया था बेटा, अभी मैं फिलहाल ये पेपर करवा रहा हूँ। आपने, इसका मतलब है पिछली क्लास नहीं ली। हाँ मोहम्मद आदिल, आपने पिछली क्लास अटेंड की थी? मोहम्मद आदिल, पिछली क्लास आपने अटेंड की थी बेटा? नहीं की ना बेटा, तो अब आपको वो लेक्चर सुनना होगा बेटा, वो तो मैंने पिछली क्लास के अंदर डिटेल में बताया, ठीक है। अभी वो बताऊंगा तो फिर हमारा ये पेपर रह जाएगा। आप इससे पिछली लेक्चर जो है ना लाजमी सुन लो, ठीक है। उसमें वो ड्यूट्रियम वाला मैंने इसलिए तो बेटा बताया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछता है भाई। बेटा ये फिर सुन लो, ये जो मैंने आपको बात बताई है ना, एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, एमाइंस, जब भी इनको D2O में डालोगे तो इनके प्रोटॉन्स, इनके जो प्रोटॉन्स हैं, कौन से वाले प्रोटॉन्स भाई? सारे प्रोटॉन्स नहीं, CH3, CH2OH, CH3, CH2NH2, इसी तरह CH3, C डबल बॉन्ड OOH। जब भी आप इनको D2O में डिसॉल्व करोगे तो ये ड्यूट्रियम इस प्रोटॉन को डिस्प्लेस कर देगा, CH3, CH2OD। तो अब इसकी दो पीक्स आएंगी, पहले तीन आ रही थी। इसी तरह बेटा आप इसको NH2, मतलब एमाइंस में अगर D2O डालोगे तो यहां पर भी यही होगा बच्चों, कि आपके पास यहां पर जो दोनों हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, और अब पहले इसकी तीन पीक्स आ रही थी, अब सिर्फ दो पीक्स आएंगी, दो दो टाइप्स के प्रोटॉन हैं। और सेम फॉर दी कार्बोक्सिलिक एसिड के CH3, CH, C डबल बॉन्ड ONOD। तो यहां पर देखो, पहले बेटा दो पीक्स आ रही थी, अब सिर्फ एक पीक आएगी, ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अच्छा बेटा दूसरा देखो, स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा बेटा इसका। ये देखो इसका क्या स्प्लिटिंग पैटर्न होगा बेटा, कि दो मिथाइल हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका डबलेट आएगा क्योंकि इसके नेबरिंग में एक प्रोटॉन आ रहा है, डबलेट। और बेटा फिर आपने रीजन बतानी है, एक्सप्लेनेशन फॉर द स्प्लिटिंग पैटर्न, कि क्यों डबलेट आ रहा है। तो आप बताएंगे नेबरिंग कार्बन पर एक क्या है, CH है, ठीक है। वन हाइड्रोजन एटम ऑन द नेबरिंग कार्बन, वन हाइड्रोजन ऑन नेबरिंग कार्बन। इसी तरीके से बेटा वो CH का पूछ रहा है, CH। अब देखो CH का जब पूछेगा तो CH की पीक किधर आ रही है, अब ये चीज चेक करो जरा, कि CH के बिल्कुल नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है बेटा, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। नीचे वाली नहीं कंसिडर होगी क्या भाई? बेटा ये देखिए CH के नेक्स्ट कार्बन पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। तो जरा चेक करो, अगर CH के नेक्स्ट कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लगा हो, ये देखो बच्चों, CH के नेक्स्ट कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लगाओ, तो पीक किधर आएगी? पहले केमिकल शिफ्ट बताओ ना बच्चों, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बतानी है आप। 2.2 से 3.0, तो 2.2 से 3.0। और अब बेटा इसके लिए
आपको मैंने क्या बताया था इस सी एच के लिए क्या स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, मल्टीप्लेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बस मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मल्टीप्लेट, या कोई बच्चा सेप्टेट लिखेगा वो भी ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस स्प्लिटिंग पैटर्न की रीजन बताओ कि क्यों मल्टीप्लेट आ रहा है, तो आप बताओगे भाई कि इसके नेबरिंग कार्बन पर कितने प्रोटॉन्स लगे हुए हैं, 6 हाइड्रोजन ऑन नेबरिंग कार्बन, 6 हाइड्रोजन ऑन नेबरिंग कार्बन। इसी तरीके से बच्चों COOH में इस प्रोटॉन का बताना है, तो ये तो देखो ये तो बिल्कुल अलग है, इसके नेबरिंग कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं, और वैसे भी ये बात मैंने आपको याद करवाई है कि कार्बोक्सिलिक का जो H होगा वो सिंगलेट देगा, अल्कोहल का H जो CH3CH2OH में जो H है वो सिंगलेट देगा। इसी तरह एमाइंस में जो NH2 के जो दो H हैं ये भी सिंगलेट देंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक का बेटा देख लो, ये देखो ये कार्बोक्सिलिक का H है ये, तो यहां पर 9.0 से 13.0, और ये बेटा आपको सिंगलेट पीक देगा, ठीक है, नो हाइड्रोजन ऑन दी नेबरिंग कार्बन। इस तरीके से बेटा आपने लिखना है, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। जी बेटा मैं मिथाइल का फिर बता देता हूं। बेटा मिथाइल का देखो, केमिकल शिफ्ट बताना है मिथाइल का। देखो मिथाइल CH3 CH2 या CH, इनकी पीक कह रहा है इधर आएगी। अगर मिथाइल के साथ बेटा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा फिर अलहदा होगी, लेकिन अल्केन का क्या मतलब है, अल्केन का मतलब यह है कि CH3 के साथ आगे CH2 लगा हुआ है, मतलब ये अल्केन है ना अगर इसकी बात हो रही है, या CH3 के साथ बेटा CH लगा हुआ है, CH हो सकता है ना, देखो ये इस मिथाइल के साथ CH तब होगा जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी। तो ये वाली केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पता है कब आएगी, 0.9 से 1.7, ये उस सूरत में आएगी जब आपका जो मिथाइल है वो आगे अगेन मिथाइल के साथ ही कनेक्टेड है, मतलब CH3 के साथ आगे अगेन कार्बन वगैरह ही आ रहा है, CH2 आ रहा है या CH आ रहा है, तब पीक यहां पर होगी। लेकिन अगर CH3 के फौरन बाद, ये अब अल्केन तो नहीं है ना बेटा, CH3 के फौरन बाद कार्बोनाइल आ रहा है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, तो फिर आपकी जो पीक है वो थोड़ी सी अवे चली जाएगी। पार्ट्स पर मिलियन बेटा तैयबा, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा बेटा देखो, नेक्स्ट अब देखिएगा, ये बेटा इसका, अच्छा ये और है, ये और है बच्चों। अब देखिए ये है बड़ा ही मशहूर एसिड है, लैक्टिक एसिड, आपने ये बिल्कुल नाम सुना होगा, देखो दिस इज लैक्टिक एसिड। अभी हम इसका वो नहीं देखते, अभी हम देखते हैं इसमें कितने टाइप्स के आपको पीक्स नजर आएंगे बेटा। बेटा पीपीएम आपको ये बताता है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये केमिकल शिफ्ट पीपीएम बताता क्या है। बेटा पीपीएम आपको ये बताता है, मुझे ऐसे लगता है ये जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इन्होंने क्लासेस मिस की हैं बेटा, बेटा क्लासेस मिस की हैं तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीपीएम या केमिकल शिफ्ट ये बताता है कि आपका प्रोटॉन कितना ज्यादा शील्डेड है या डीशील्डेड है। मतलब ये हुआ कि देखो ये कार्बोक्सिलिक है ना, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये प्रोटॉन क्या हो गया, डीशील्डेड हो गया। इसको फ्लिप करवाना अब आसान है, इसको फ्लिप करवाना क्या है, आसान है, तो इसलिए बहुत कम स्ट्रेंथ की रेडियो वेव्स रिक्वायर्ड हैं। यही रीजन है बेटा, आपको इधर जाकर देखो बिल्कुल OH का जो H होगा ना उसको शिफ्ट करवाना बहुत आसान है। बेटा ये पता करके आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा भाई, स्ट्रक्चर पता चलेगा ना इससे कि आपके हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अटैच होगा, तो फिर पीक आपकी इधर आएगी, TMS 0 की तरफ आएगी। अगर हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं तो आप 0 से अवे जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा बच्चा देखो, इस केस में तो ये आपने मेरे सारी क्लासेस अटेंड की हैं बेटा या नहीं की, मुझे ये बताएं जरा, इसकी NMR की तैयबा। जी तैयबा आपने क्लासेस अटेंड की हैं सारी NMR की। जी बेटा जब मिस किए तो फिर यही होगा ना बेटा, देखिए क्लासेस मिस कर रहे हैं तो फिर आप ये मत समझे कि आपको NMR 100% समझ आएगा, क्लासेस मिस किए तो नहीं समझ आएगा बेटा। मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड करता हूँ, यूट्यूब का लिंक भी सेंड करता हूँ बेटा, तो आप थोड़ा सा बेटा कॉपरेट तो करें ना भाई। अच्छा अब देखें, आपने यहां पर CdCl3, बेटा CdCl3 इज द सॉल्वेंट, आपको पता है ना बेटा CdCl3 इज द सॉल्वेंट। और ये हम क्यों यूज करते हैं बेटा, इसलिए यूज करते हैं कि अगर CHCl3 यूज करेंगे तो इसमें इस प्रोटॉन की अपनी पीक आएगी, इसलिए हम CdCl3 यूज कर रहे हैं। अब वो यहां पर
ये आपने कंपाउंड लिया हुआ है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। वैसे खुद ही बताएं इसमें कितनी पीक्स आएंगी, कितने टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं, प्रोटॉन कितने टाइप्स के हैं। एक इस प्रोटॉन की पीक आएगी, एक इस OH वाले की पीक आएगी, एक इस H की आएगी, एक इस मिथाइल की आएगी। 4 पीक्स आनी चाहिए। दो तो बहुत क्लियर है ना बेटा, इसका भी सिंगलेट आएगा, इसका भी सिंगलेट आएगा। ये आपको याद करवाया हुआ है, ये आपको याद करवाया हुआ है बच्चों, कि कार्बोक्सिलिक का जो OH का H होगा उसका सिंगलेट आएगा, अल्कोहलिक के OH का सिंगलेट आएगा। और ये डाटा बुकलेट में गिवन भी है, ये देखो ना, ये आपका कार्बोक्सिलिक का H है, इसकी पीक इधर आएगी 9.0 से 13.0। बेटा जो अल्कोहलिक OH है, ये देखो अल्कोहलिक OH, इसकी पीक की रेंज काफी ज्यादा है, लेकिन आप बड़े आसानी से पिक कर लेंगे क्योंकि सिंगलेट होगी। तो दो सिंगलेट होंगी, दो सिंगलेट, दो बेटा सिंगलेट होंगी, इसका भी सिंगलेट है और इसका भी सिंगलेट है। इसका 9 से पता नहीं 12 तक कह रहा है ना, उसको 0.5 से 6 तक कह रहा है। अब बेटा बताओ इसका क्या होगा। CH3, इसकी एक पीक आएगी लेकिन वो स्प्लिट हो जाएगी इस नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से, तो इसका डबलेट आएगा। अब कौन बच्चे ये क्वेश्चन कर रहा था कि सर मिथाइल का समझ नहीं आया, तो बच्चों बताओ जरा, इस CH3 के नेबर में अल्केन ही है ना, कार्बन ही है ना, तो इसलिए इसका जो आपने देखना है ना बेटा वो ये होगा। देखो ये 0.9 से 1.7 के CH3 के बाद CH आ रहा है, CH ही आ रहा है, तो 0.9 से 1.7 इसका डबलेट होगा बेटा। और इस CH का क्या होगा बेटा, देखो मैंने कहा है कि अल्कोहल के प्रोटॉन्स की ना स्प्लिटिंग होती है ना ये दूसरों की पीक को स्प्लिट करते हैं, तो OH को तो इग्नोर करो बेटा। इसका देखो एक पीक इसकी अपनी आएगी और दूसरा ये 3 प्रोटॉन्स जो नेबरिंग में है उसकी वजह से ये स्प्लिट होगा, तो इसका क्वार्टेट आएगा। और अब देखो इसका क्वार्टेट ये चेक करना बेटा कि CH के साथ C डबल बॉन्ड O भी लगा है, तो CH के साथ C डबल बॉन्ड O, ये देखो 2.2 से 3.0 क्वार्टेट। अब चेक करते हैं जरा। अच्छा बेटा यहां पर जरा सबको देखते हैं वन बाय वन। ये जो 0 पर आ रहा है ये तो टेट्रा मिथाइल सीलेन है। ये क्या आ रहा है बेटा, टेट्रा मिथाइल सीलेन, ठीक है। दूसरा बेटा देखो ये जो 12 पर आ रहा है, 12 पर ये तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का आ रहा है ना, तो ये तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा। ये आ रहा है COOH का, ये इसका आ रहा है। अच्छा बेटा ये भी आपको आसानी से पिक करना चाहिए, ये जो अल्कोहलिक का है ना सिंगलेट 0.5 से 6, ये 5 पर आ रहा है, देखो ये 5 पर, तो ये OH है, अल्कोहलिक OH। आपको ये डबलेट और क्वार्टेट में फर्क है, मसला करना, ये तो कोई मसला नहीं है भाई। डबलेट देखो बच्चों, डबलेट इस मिथाइल का आ रहा है भाई, इस मिथाइल का, क्योंकि इसके नेबर में एक है, तो ये डबलेट आ रहा है इसका, तो बेसिकली डबलेट इसका आ रहा है। तो क्वार्टेट किसका बच गया बेटा, CH का। ये कहां पे लेके गया है, 4 पर, देखते हैं 4 पर क्यों लेके गया हुआ है। देखो ना बच्चों, यहां पर ना प्रोटॉन्स के साथ क्या लगा हुआ है, O, इसलिए ये इतना दूर लेके जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है ना, ये CH2O या CH3O या CHO भी हो सकता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टू कोई भी अल्काइल जिसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा होगा, ऑक्सीजन या क्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो देखो बेटा इसके साथ लगा हुआ है ना, CH के साथ O लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, CH के साथ O लगा हुआ है। और वैसे भी बेटा आपको समझ आ रहा है कि ये क्वार्टेट है, तो ये इसी का होगा ना, फिर ये इसी का होगा, ठीक है। तो अब आपने बेटा यहां पर इसका आंसर देना है, बस सिंपल ये लिखना है आपने कि केमिकल शिफ्ट किसकी कहां पर आ रही है, और ये डाटा बुकलेट से लिखना है भाई। इस प्रोटॉन की जो पीक आ रही है वो 9.0 से 13.0, नेम ऑफ स्प्लिटिंग क्या है इसकी, सिंगलेट है भाई। फिर आपने CH का बताना है बेटा, CH, कि CH की जो पीक आ रही है वो किस वजह से आ रही है। बट सर कार्बोनाइल लगा है, राइट, तो बिल्कुल लगा है बेटा कार्बोनाइल, ठीक है मैं भी बताता हूं बेटा, एक मिनट। अब बेटा देखो CH, पहले ये बताओ बच्चों, पहले ये बताओ कि CH की वजह से क्या बन रहा था भाई। CH की वजह से कौन सी पीक आ रही थी, क्वार्टेट आ रहा था ना, क्वार्टेट। अब क्वार्टेट आपका यहीं पर आ रहा है ना बच्चों, क्वार्टेट यहां आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इधर कार्बोनाइल भी लगा है, तो भाई लगा हुआ है इधर कार्बोनाइल, लेकिन इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है जो कि ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। देखो मैंने पहले कार्बोनाइल के लिहाज से चेक किया कि CH के साथ अगर C डबल बॉन्ड O लगाओ, तो CH के साथ
अगर सी डबल बॉन्ड ओ लगा हो तो 2 से 3 के दरमियान आनी चाहिए थी, 2 से 3 के दरमियान। लेकिन ये तो 2 से 3 के दरमियान कोई भी नहीं है, खाली है। इसका मतलब है कि कार्बोनाइल इतना इफेक्टिव नहीं है यहां पर। फिर ये जो पीक क्वार्टेट आ रहा है ये इस ओ की वजह से थोड़ा सा दूर चला गया है। ठीक है हसन, अगर आप कार्बोनाइल को देखोगे तो ये एरिया खाली है भाई। अरे ये क्वार्टेट है, 4 से ज्यादा किधर है भाई, ये 4 है। जी बेटा हसन, ये 4 से ज्यादा तो नहीं है भाई, 4 है ना बेटा, ये तो ये क्वार्टेट ही तो है। अच्छा, अब बेटा इसका क्वार्टेट है तो आप यहां लिख दें सी एच का क्वार्टेट कहां पर आ रहा है, वो आपने लिख देना है। यहां बेटा लिख दिया 4.4 और ये आ गया क्वार्टेट। अब ओएच का बता रहा है बेटा, ओएच का बहुत ही सिंपल है। ओएच की ये पीक आ रही है 5 पर, तो बस अब यहां 5 लिख दें, 5.0 सिंगलेट। और सी एच थ्री का बेटा आपने लिखना है, सी एच थ्री देखें इधर आ रहा है भाई, ये यहां पर। ठीक है, और ये आपका आएगा इसका डबलेट। ये बेटा हमने ऊपर ही लिख दिया कि नेम द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीक केमिकल शिफ्ट 0.0। तो आप बताएंगे ये किसके लिए है बेटा, ये रेफरेंस जो है आपका टेट्रामिथाइल सिलेन उसका है। फिर कह रहा है वाई सी डी सी एल थ्री इज बेटर सॉल्वेंट देन सी एच सी एल थ्री। तो बेटा आप बताएंगे कि जो सी डी सी एल थ्री है वो आपको एब्जॉर्प्शन पीक नहीं देगा, जबकि सी एच सी एल थ्री विल गिव एन एब्जॉर्प्शन पीक। सी डी सी एल थ्री क्योंकि इसमें बेटा प्रोटॉन नहीं है ना आपका, क्योंकि ड्यूट्रियम तो मैग्नेटिक नहीं होता, ठीक है, वो इंटरफेयर उसका जो है, उसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना ड्यूट्रियम को, तो वो बेटा एलाइन भी नहीं होगा, और ना ड्यूट्रियम की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन जो एच है प्रोटॉन, हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं, तो हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो इंटरेक्ट करता है उसके साथ। इसलिए बेटा आपने बताना है कि अगर आप सी एच सी एल थ्री लेते हैं सॉल्वेंट, तो सी एच सी एल थ्री का ये नुकसान है कि इसमें जो प्रोटॉन होगा ये अपनी एब्जॉर्प्शन पीक देगा, ठीक है, जबकि सी डी सी एल थ्री विल नॉट गिव एब्जॉर्प्शन पीक। बेटा ये भी साथ कर लेते हैं, जो हमारे पास यहां पर सी का है, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये भी बेटा देख लेते हैं साथ में। कह रहे हैं यहां पर बेटा एन इम्प्योर सैंपल ऑफ सी एच थ्री, वही है, आपने वही लैक्टिक एसिड लिया हुआ है, सी एच थ्री सी एच ओ एच सी डबल ओ एच contains an impure sample of 2-hydroxypropanoic acid contains pentane 3 on as the only contaminant। पर इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है ना वो ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। द मिक्सचर इज एनालाइज यूजिंग द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। याद आ रहा है बेटा कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी कॉलम होता था उसमें आप बीड्स या रॉक्स के साथ फिलिंग करके उसमें जो आपकी स्टेशनरी फेज होती थी वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होती थी, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। और फिर आप कोई भी गैस बेटा मोबाइल फेस के तौर पर यूज करते थे, इनर्ट गैस। तो यहां पर देखो आपका जो इम्प्योर सैंपल है उसमें जो इम्प्योरिटी है वो ये है कीटोन। ये याद रखें जो आपका सैंपल है ना ये मोर पोलर है, ये बहुत ज्यादा पोलर है भाई, क्योंकि इसमें देखो OH OH 2 दफा है। और ये जो आपकी इम्प्योरिटी है ये इतनी ज्यादा पोलर नहीं है, इसमें सिर्फ एक एक डायपोल है बस, बाकी सारी देखो ना ये कार्बन कार्बन जो है ये तो नॉन पोलर है। तो अब वो ये कह रहा है भाई कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपने यूज की, दी पेंटेन 3 ऑन इज फाउंड टू हैव अ लॉन्गर रिटेंशन टाइम देन द लैक्टिक एसिड। रिटेंशन टाइम ये होता है बेटा, रिटेंशन टाइम ये होता है कि जब आप अपना सैंपल, आप बेटा जब अपना सैंपल इन करते हैं ना उस गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में, तो सैंपल के इन करने से लेकर
डिटेक्टर तक पहुंचने तक जो जो टाइम होगा दैट इज द रिटेंशन टाइम। तो रिटेंशन टाइम आप कह सकते हैं द टाइम बिटवीन द इंजेक्शन एंड डिटेक्शन, टाइम बिटवीन द इंजेक्शन एंड डिटेक्शन। अच्छा बच्चों ये देखो, ये आपका कॉलम था ना जो, इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। वैसे ये कस्टमाइज कर सकते हैं आप, इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने ना बताया हो तो आप एज्यूम करेंगे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। अब बेटा आपने जब इसमें ये दोनों कंपाउंड्स भेजे, तो बताओ ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो कि खुद नॉन पोलर है, तो ये ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ करेगा भाई? इस 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड मतलब लैक्टिक एसिड के साथ करेगा, या पेंटेन 3 ऑन के साथ करेगा? डेफिनेटली पेंटेन 3 ऑन के साथ करेगा। ठीक है ना बेटा, पेंटेन 3 ऑन के साथ करेगा, क्योंकि पेंटेन 3 ऑन इज लेस पोलर। लेस पोलर क्या करता है बेटा, जो नॉन पोलर है उनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और ये मोर पोलर तो हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो ये फौरन बाहर आ जाएगा। अब क्या कह रहा है बेटा कि सजेस्ट सुटेबल सब्सटेंस और टाइप ऑफ सब्सटेंस दैट कुड बी यूज एज द मोबाइल एंड द स्टेशनरी फेज। आपने बताना है बेटा कि इसमें मोबाइल फेज क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आपने बताना है मोबाइल फेज कोई भी इनर्ट गैस आप ले लें, मतलब आप नाइट्रोजन ले लें, आप नियॉन ले लें, और स्टेशनरी फेज लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। हाई बॉइलिंग लिक्विड, ये भी लिखेंगे, हाई बॉइलिंग लिक्विड। ये लाजमी बताना है कि ये लिक्विड स्टेट में है भाई, लिक्विड लाजमी लिखना है। लिक्विड ना लिखा तो मार्क्स नहीं मिलने भाई। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन लिक्विड मस्ट है, लिक्विड नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाउ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राम। बेटा आपके पास जो एक पीक का एरिया आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100, जिस तरह आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं। इसमें बहुत सारी पीक्स आती है ना बेटा, ऐसे इस तरह बहुत सारी पीक्स आएंगी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो एक पीक का अगर आपने एरिया निकालना है ना, परसेंटेज कंपोजिशन, तो एरिया ऑफ डी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, एरिया ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू 100। आगे एक क्वेश्चन आ रहा है उसमें हम निकाल भी लेंगे, यहां तो सिर्फ वो फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आप लिख लेंगे कि एरिया ऑफ वन पीक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ ऑल द पीक्स इंटू 100। अच्छा बेटा ये उस दिन हमने किया था, ये किया था नहीं किया था, ये नहीं किया था मेरा ख्याल है, ये भी कर लेते हैं। मैं आपको ना एक क्वेश्चन पहले करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो पहले ये कर लेते हैं बेटा, ताकि इसमें ये D2 वाला कंसेप्ट भी, हाँ ये क्वेश्चन बेटा आपको मैंने करवाना है आज मेन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले ये कर लेते हैं, पहले ये करते हैं चलो। देखो इसमें ये कह रहा है कि जी आपके पास कंपाउंड है एक H, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H10O3, और ये रिएक्ट करता है अल्कलाइन आयोडीन के साथ, येलो प्रेसिपिटेट बना रहा है, बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। पर ये जो दो बातें हैं ना, कि ये C6H10O3, देखो उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया हुआ, स्ट्रक्चर आपने बताना है। अब इससे मुझे क्या समझ आई कि एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो मुझे एएस केमिस्ट्री में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था बेटा, वो ये कि तमाम वो एल्डिहाइड और कीटोन, या इसमें अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, तमाम वो एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें ये ग्रुप हो ना बेटा CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है, वो आपको क्या करेगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा। ठीक है ना बेटा, तो ये तो एक ये बात होगी। दूसरा वो कह रहा है बट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप है ना कार्बोक्सिलिक इज एब्सेंट, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, तो लिहाजा इस तरफ आप नहीं जाएंगे। एक बात तो बेटा तय होगी। अब आप जरा देखो कि ये जो मॉलिक्यूल है C6H10O3, बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 10 हाइड्रोजन हैं, लेकिन कितने टाइप्स के प्रोटॉन है ये चेक करो जरा। कितनी पीक्स आपको नजर आ रही हैं? आपको बेटा स्पेक्ट्रम में कितनी पीक्स नजर आ रही हैं? 4, तो इसका मतलब है 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं। किस में? C6H10O3 में 4 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन हैं। C6H10O3 के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंट हैं। अब दूसरी चीज, दो तो ऐसे बेटा हाइड्रोजन्स हैं, दो ऐसे हाइड्रोजन्स हैं जो सिंगलेट दे रहे हैं,
उन दो में से एक तो हमें नजर आ गया है, ये CH3 भाई। इस CH3 के नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है ना, तो ये सिंगलेट देगा। एक और भी है जो सिंगलेट दे रहे हैं, जिसके नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। लेकिन बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहां देखनी है, आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं, ये ट्रिपलेट और क्वार्टेट आपको किस चीज के बारे में बता रहे हैं बच्चों? ये ट्रिपलेट और क्वार्टेट किस चीज के बारे में बता रहे हैं? ट्रिपलेट और क्वार्टेट के इथाइल इज प्रेजेंट, CH3 CH2। देखो ना बच्चों, जब भी ये ग्रुप होगा, जब भी आपके पास ये ग्रुप होगा CH3 and CH2, देखो इन तीन प्रोटॉन्स की एक पीक आएगी ना जब, तो वो फर्दर नेबरिंग कार्बन पर दो प्रोटॉन्स हैं, उनकी वजह से स्प्लिट हो गए, ट्रिपलेट में बन जाएगी। और बड़ा इन दो प्रोटॉन्स की जब एक पीक आएगी, तो वो देखो अगर यहां कुछ नहीं है, समझो यहां कुछ नहीं है आगे, तो वो अगर इस साइड पर देखो तो नेबरिंग में तीन है, तो ये क्वार्टेट में चला जाएगा। तो जब भी आपके पास बेटा किसी स्पेक्ट्रम में आपको ट्रिपलेट और क्वार्टेट नजर आए, तो ये समझ लें कि CH3 CH2 भी है भाई। तो देखो अब आपको काफी हद तक चीजें समझ आना शुरू हो जानी चाहिए कि एक तो भाई इस C6H10O3 के अंदर एक तो ये फ्रैक्शन है जो आपने ढूंढ लिया है, एक भाई इसमें ये भी है, क्या CH3 CH2 भी है भाई। 6 कार्बन में से दो 4 कार्बन तो आपने ढूंढ लिए हैं, है ना? तो बाकी अभी हम आगे आस्ते आस्ते देख लेते हैं, चलें पहले ये टेबल सॉल्व करते हैं बेटा। वो कह रहा है आइडेंटिफाई दी प्रेसिपिटेट जी, तो जे तो आपको पता है CHI3 बनता है, येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा बेटा अब यहां पर केमिकल शिफ्ट, स्प्लिटिंग पैटर्न, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, ये आपने फाइंड आउट करना है, फिर आखिर में आपने उसको स्ट्रक्चर बताना है जो 1 मार्क का है। सबसे पहले देखिए बेटा, वो ये कह रहा है कि 1.15 पर जो केमिकल शिफ्ट है वो क्या है? 1.15, ये बेटा आ रही है 1.15, दिस इज ट्रिपलेट। और आपको आइडिया हो रहा है ना ये किस वजह से है? ये ट्रिपलेट किस वजह से है भाई? कि CH3 के नेबरिंग में CH2 लगा हुआ है। बच्चों कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस ट्रिपलेट के लिए? कितने प्रोटॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस ट्रिपलेट के लिए? 3। और ट्रिपलेट क्यों बन रहा है? क्योंकि इसके नेबरिंग में 2 प्रोटॉन्स हैं। देखो ना, ये CH3 अल्केन्स, मतलब CH3 के बाद अगर कार्बन वगैरह आ रहा है ना, तो फिर पीक इस एरिया में आएगी, 0.9 से 1.7। तो बेटा यहां लिखते हैं कि ये स्प्लिटिंग पैटर्न है ट्रिपलेट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक 3 है भाई, 3 हाइड्रोजन की वजह से वो पीक आ रही है। और फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, बच्चों कह रहा है कि इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर कितने प्रोटॉन है? 2 है, यहां 2 लिख दिया। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको गौर से देखिएगा, ठीक है? ये बात ठीक है ना बेटा? अब जरा 2.25 पर आओ। 2.25 ये भाई। अब ये है सिंगलेट। अब ये देखनी पड़ेगी हमें डाटा बुकलेट में भाई। 2.25 इधर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन ये तो बेटा एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक तो इसमें नहीं है, इसको निकाल दो। बस एक ही ऑप्शन है बेटा 2.25 का, देखो ये वाला, और कोई भी नहीं है। कि अगर CH3 के फौरन बाद C डबल बॉन्ड आ जाए, CH2 के फौरन बाद C डबल बॉन्ड आ जाए, या CH के फौरन बाद C डबल बॉन्ड आ जाए, तो इस एरिया में पीक आएगी। तो हमें तो पता है यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O है, हमें तो पता है यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O है, ठीक है? ठीक है बेटा, अब जरा देखो कि अब यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O, बट अगर अल्कोहल होगा ना हसान, तो वो आपको कोई और हिंट देगा कि ये एक ऐसा कंपाउंड है कि जिसमें आप ऑक्सीडेशन करें, हीट अंडर रिफ्लक्स करें तो ये बन जाता है, हीट अंडर डिस्टिलेशन करें तो ये बन जाता है। अल्कोहल के लिए हिंट भी देगा, ठीक है ना? तो ये जो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, ये जब भी देगा तो आपने बेटा, जब भी आपको आयोडोफॉर्म देगा तो आपने इस उसको देखना है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड। और आपको मैं से एक बात बताऊं, ये जो जितने भी अल्कोहल्स होते हैं ना बच्चों, जिस तरह ये है, जब इसमें आप आयोडोफॉर्म डालते हैं ना बेटा, I2 और NaOH, तो बेसिकली आयोडोफॉर्म इज दी I2 और NaOH ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करते हैं, यहां से ये निकाल लेते हैं और बनता फिर यही ग्रुप है। ये देखो, ये ग्रुप बनता है। लेकिन अगर अल्कोहल होगा बेटा तो वो आपको और कोई एडिशनल हिंट देगा, ठीक है?
तो आज के बाद जब भी वो कहे ना कि ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो आपने फौरन ये देखना है भाई, CH3C डबल बॉन्ड हो बस। ये कीटोन भी हो सकता है, हमें नहीं पता भाई, ये भी क्या है, मे बी ये कीटोन हो। अभी तो स्ट्रक्चर पे पहुंचे नहीं है हम, बट अभी स्ट्रक्चर पे नहीं पहुंचे इर्तिजा। अभी तो हम देख रहे हैं 2.25 पर, 2.25 पर सिंगलेट आ रही है, सिंगलेट पीक। लेकिन हमें ये तो पता है ना भाई कि CH3CO इज प्रेजेंट, क्योंकि ये उसने पहली लाइन में बता दिया है कि ये एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से रिएक्शन कर रहा है, तो इट मीन CH3C डबल बॉन्ड O है। तो बेटा, और पीक भी उसी एरिया में आ रही है ना, देखो 2.2 से 3 के दरमियान, 2.2 से 3 के दरमियान पीक आ रही है ना ये वाली। तो इसका मतलब यही है कि भाई इस CH3 के आगे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो कितने प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल है? तीन। तीन प्रोटॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, नेबरिंग पर कोई नहीं है बेटा। देखो ना, नेबरिंग पर कोई प्रोटॉन नहीं है। अच्छा, अब 3.60 देखो बेटा, 3.60, 3.60। वैसे गेस करें आ किधर रहा है भाई 3.60? यहां से देखते हैं, एक इधर आ रहा है, 3.6 इसमें आ रहा है भाई। बेटा और तो कहीं नहीं आ रहा है, जरा चेक करो, इसके अलावा कहीं 3.6 आ रहा है कहीं पर? हाँ बच्चों, एराइल तो नहीं है ना बेटा? एराइल तो नहीं है भाई, एराइल नहीं है, एराइल नहीं है भाई। एराइल कैसे हो सकता है? 6 कार्बन है। मेरी बात सुनो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से बैठो ना। 6 कार्बन में से 2 कार्बन इधर लगा दिए, 2 कार्बन इधर लगा दिए, ऐसे। तो एराइल कहां से रहा फिर? ठीक है। तो इसलिए बच्चों अब बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल जो है ना, अगर आप अल्कोहल करते हैं, यहां पर मैंने आपको कहा है वैसे तो अल्कोहल के लिए वो आपको, आपने जब यहां पर ये कहा है ना बेटा कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है CH3C डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट। ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि ये अल्कोहल होना चाहिए, OH की पीक, ये कह रहे हैं हाँ, 0.5 से 6 के दरमियान। अच्छा, अगर आप अल्कोहल करते हैं ना बेटा, चले आपकी मान लेते हैं हम, फिलहाल अल्कोहल पे जाते हैं। अगर आप कहते हैं जी ये सिंगलेट पीक आ रही है, सिंगलेट पीक, ठीक है, और कितने हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है? एक, नेबरिंग में 0। आप लोग ये कह रहे हैं, अभी मैं इसको चेंज करूंगा, ठीक है, आप लोगों के कहने पर लिख लिए 3.95। 3.95 पर भी बेटा एक आपके पास ये आ रहा है क्वार्टेट। 3.95 पे क्या आ रहा है? क्वार्टेट आ रहा है ना? इस वजह से आ रहा है ना भाई, CH2। बेटा क्वार्टेट इस वजह से आ रहा है ना, CH2 के पीछे CH3 लगा हुआ है। लेकिन 4.0, 4.0 पर क्यों आ रहा है भाई? किसके साथ ये लगा हुआ है? ओ, ये देखो भाई, CH2O, क्वार्टेट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल 2। अब जरा 1 मिनट आप काउंट करना, 1 मिनट। टोटल हाइड्रोजन होने चाहिए थे 10, आपने कितने किए हैं जरा चेक करो। बेटा टोटल 10 होने चाहिए हाइड्रोजन, आपने कितने लगाए हैं? जरा काउंट कर लीजिएगा, 1 मिनट। ये मैंने आप लोगों के कहने पे लिखा हुआ है ये वाला। 10 पूरे नहीं है ना, तो इसका मतलब है ये अल्कोहल वाला निकल गया ऑप्शन, अल्कोहल वाला ऑप्शन निकल गया बच्चों। अब मैं इसको काट रहा हूं। अब मुझे ये बताओ, अब बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो 2.2 पर आ रहा है, ये कहां पर आ सकता है बेटा? ये जो पीक आ रही है यहां पर 3.60 पर बेटा, 3.60 पर ये जो पीक आ रही है 3.60 पर, यही है ना बेटा, एक ही ऑप्शन है 3.6। तो बताएं इसमें से क्या लेंगे, CH3O लें, CH2O लें, या CH2Cl लूं, ये बताओ। बेटा जो Na2CO3 है वो कह रहा है कि वो रिएक्शन, मतलब ये कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक इज एब्सेंट, बस वो कार्बोक्सिलिक एब्सेंट करना चाह रहा है। तो बेटा मैं इसमें क्या लूं फिर? CH2O लूं ना, तो CH2O बेटा यहां लूंगा, उसकी वजह से सिंगलेट आ रहा है, 2 प्रोटॉन्स, नेबरिंग में 0। ये क्वार्टेट है ना, तो नेबरिंग में इसके 3 है। अब बच्चों आपने स्ट्रक्चर की तरफ जाना है भाई, स्ट्रक्चर जरा इसका बनाना है। देखो, अब मैं आपको हिंट देता हूं। आपके पास एक तो ये है जी, एक आपके पास है CH3CH2। लेकिन बेटा आपने एक चीज देखी है, जो क्वार्टेट था
ये 3.95 पर आ रहा है। क्वार्टेट कहां पर आ रहा है? 3.95 पर, मतलब इसकी वजह से क्वार्टेट आ रहा है ना ये, और 3.95 पर आ रहा है। तो जरा डाटा बुकलेट में चेक करो, ये 3.95, 3.95 ये इसी एरिया में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ भाई, इस कार्बन के साथ, मतलब ये CH2 के साथ क्या लगा होना चाहिए? भाई छोड़ दो फंक्शनल ग्रुप, ईमान वो पूछ ही नहीं रहा भाई, फंक्शनल ग्रुप छोड़ो। पहले मुझे ये बताओ कि जो 3.95 आपका क्वार्टेट आ रहा है CH2 की वजह से, इसके साथ कौन सा एटम लगा होना चाहिए? क्लोरीन तो है ही नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो क्या होना चाहिए इसके साथ? ऑक्सीजन। तो बेटा एक मैं लगा रहा हूं ये, देखो इस ऑक्सीजन की वजह से ना बच्चों, इस CH2 के जो क्वार्टेट है वो बहुत दूर चला गया। अगर ये ऑक्सीजन ना होता ना बच्चों, अगर ये ऑक्सीजन ना होता यहां पर, कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना होता, तो इस क्वार्टेट ने और इस ट्रिपलेट ने तकरीबन पास पास होना था बेटा, ऐसे ट्रिपलेट और क्वार्टेट ने ना पास पास होना था। लेकिन ये जो क्वार्टेट काफी दूर चला गया है ना, ये देखो क्वार्टेट काफी दूर गया हुआ है, डी शील्ड। इसका मतलब है कि इस CH2 के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। तो मुझे कैसे पता चला भाई? मैंने सिर्फ वैल्यू देखी है कि ये 3.95 कहां पर आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CH2 के साथ कोई लगा हुआ है एटम। अब बेटा देखो हमारे पास ये हो गया, ये हमने जोड़ दिया। अब दरमियान में कुछ और चीजें आएंगी। अब देखो हमने इसमें ये कर दिया बच्चों, अब वन बाय वन देखते हैं ना। हमने इसमें ये कर दिया, देखो ये वाला कर दिया ना, ये ट्रिपलेट ये आ गया बेटा। अब मैं आपको बताता हूं सिंगलेट 2.25 बेटा, ये इधर आ गया, सिंगलेट ये आ गया। फिर बेटा 3.60, ये भी नहीं हुआ, 3.60 वाला नहीं हुआ, ये रहता है अभी। लेकिन बच्चों ये बताना, ये जो आपका था क्वार्टेट, ये हो गया ना बच्चों। बस ये 3.60 वाले को पकड़ते हैं भाई, ये क्या है 3.60? जो दो हाइड्रोजन हैं, CH2 है ये, 3.60 पर एक CH2 आ रहा है, उसको आपने देखना है कि उसके साथ क्या अटैच है भाई। 3.60 पर क्या लगा हुआ है? CH2 लगा हुआ है ना? उसको देखते हैं। 3.60 डाटा बुकलेट में देखो भाई, 3.60 भी इधर आ रहा है भाई, इसी रेंज में आ रहा है। CH2O, क्या करें वैसे सोचो, क्या ऐसे लगाऊं बेटा? देखो क्या ऐसे लगाऊं, अगर आपको एतराज ना हो ऐसे। देखो ना ये O इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। मुझे कैसे पता चला भाई? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि ये जो थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो मुझे ये बता रही है कि एक सिंगलेट पीक आ रही है 3.60 पर, ये देखो 3.60 पर एक सिंगलेट पीक है। और कितने हाइड्रोजन की वजह से आ रही है? दो हाइड्रोजन की वजह से आ रही है, दो हाइड्रोजन की वजह से है। ये कैसे पता चला दो हाइड्रोजन की वजह से? डाटा बुकलेट बता रहा है कि 3.60 पर ही है भाई, क्योंकि टर्मिनल्स आप ऑलरेडी पहले फिल कर चुके हैं, CH3 आप पहले लगा चुके हैं, दरमियान में तो CH2 ही आएगा ना। तो बच्चों इस बात पे कोई इतराज तो नहीं है? ये ठीक है अगर मैं CH2 इधर लगा दूं ऑक्सीजन के उस साइड पर? बच्चों बताओ। अच्छा अब देखो, इस CH2 की सिंगलेट आ रही है, मतलब ये हुआ कि इसके इस साइड पर जो कार्बन अटैच है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, है ना? इसकी सिंगलेट पीक आ रही है ना, सिंगलेट पीक का मतलब है कि इसके राइट लेफ्ट पर कोई ऐसा कार्बन नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन हो। लेकिन अभी एक कार्बन कम है भाई, 6 कार्बन पूरे करने हैं। तो एक कार्बन लगाता हूं इधर और, अब 6 पूरे हुए। क्या लगाऊं बेटा इसके साथ? हाइड्रोजन लगाऊंगा तो ये पीक स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट नहीं करनी जी। एक और डबल बॉन्ड ओ लगा दूंगा, शाबाश। तो भाई ये मुश्किल है, मैं भी आपको बताता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तभी तो ये 1 मार्क का रखा हुआ है भाई। टेबल आसान है ना, टेबल में सिर्फ ये आपको पार्ट थोड़ा सा तंग कर सकता है, थर्ड रो। अदरवाइज अगर आप डाटा बुकलेट से हेल्प लेंगे तो वो भी तंग नहीं करेगा। आप रेंज देखें भाई, इस रेंज में, इस देखो मैं यहां पर तंग हो रहा था ना, मुझे नहीं समझ आ रही कि 3.60 पर क्या होगा। तो मैंने क्या टेक्निक यूज की, क्योंकि क्वार्टेड वाले तो आसान थे ना, क्वार्टेड वाले आसान थे। 3.60 पर नहीं समझ आई जब, तो मैंने डाटा बुकलेट में देखा 3.60 कहाँ आ रहा है, यहां आ रहा है। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि CH3O लूं या CH2O लूं। तो भाई ये अंडरस्टूड है कि दोनों टर्मिनल्स आप लगा चुके हैं, और वैसे भी सिर्फ दो प्रोटॉन्स कम हो रहे थे, तो CH2O आपने लेना है। ठीक है, देखो उसने दो पॉसिबिलिटीज बनाई है, लेकिन दिस इज बेटर, ये आपका पहला वाला स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है। एक और करवा देता हूं बेटा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, ये कर लेते हैं। थोड़ा आसान, ये थोड़ा मुश्किल था, अब आसान वाला कर लेते हैं ये लो, ताकि आप लोग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आए।
But when answering this question, it should be assumed that together all the hydrogen atom in the benzene ring in a single unsplit peak. देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेंजीन की जो पीक्स है ना, ये कर लिया था, ठीक है बेटा, इसको छोड़ देते हैं। ये हो गया था, अच्छा। बेटा ये क्वेश्चन किया किसी ने, ये क्वेश्चन? जी बच्चों, ये क्वेश्चन किया किसी ने? जी हुसैन, स्केलेटल बना दो, स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाना है। बेटा ये क्वेश्चन ट्राई करें ना, मैं खुद नहीं करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा तो आप सोचेंगे नहीं बेटा। लाजमी ये आपका होमवर्क है। कल हमने बेटा फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक और क्लास लगा लें बेटा हम इस पर, एनालिटिकल पर, या आप लोगों को फिजिकल की जल्दी है, बताएं। भाई स्केलेटल खुद बना लेना ना हुसैन बेटा, स्केलेटल खुद बना लेना ना बेटा। एक और दिन निकाल बेटा, एक और क्लास लगा लें इस पर। ठीक है बेटा, सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि एक और क्लास। मैं कल फिर इसके जरा कुछ और क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है? कल कुछ और क्वेश्चन निकाल कर इसको फिर करते हैं, और इसको इतना सर पे सवार ना कीजिएगा बराए मेहरबानी, ठीक है? कोई ये इतना मुश्किल नहीं है, आसान चीज है। अच्छा बेटा, ये करना था, ये देख लो जरा, देखो, ये भी वही क्वेश्चन है। इसमें आपने क्या करना है, देखो, आपको कह रहा है, एक तो सिस्टमेटिक नेम पूछ रहा है एस्टर ए का, ये मेरा नहीं ख्याल किसी बच्चों का मसला करेगा। ये है आपका मिथाइल 1 2 3 4 5, मिथाइल पेंटानोएट। फिर कह रहा है कि मिक्सचर ऑफ थ्री दीज एस्टर्स ए बी सी डी इज एनालाइज बाय गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। द क्रोमेटोग्राम प्रोड्यूस इज शोन इन फिगर 7.2। द नंबर अबव ईच पीक रिप्रेजेंट्स द एरिया। यस बेटा, ये नंबर आपको एरिया ऑफ द पीक बता रहे हैं, 1425। और देखो इसने यहां पर बड़ी अच्छी वर्डिंग यूज की है, ये लाइन याद कर लो भाई, ये लाइन याद कर लो। कह रहा है कि द एरिया अंडर ईच पीक इज प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द रिस्पेक्टिव एस्टर इन द मिक्सचर। ये जो एरिया है ना पीक का, ये आपको क्या बता रहा है, मिक्सचर के अंदर उसका मैस बता रहा है। तो बताओ जरा, ये जो आपके पास एस्टर्स हैं, ये जितने भी एस्टर्स हैं बेटा आपके पास, ए डी बी, ए बी सी, इसने क्यों नहीं लिखा सी डी? बेटा ये जो जितने भी एस्टर्स हैं, चारों का मिक्सचर था, तो सबसे ज्यादा उस मिक्सचर में किस एस्टर का मैच था, ये बता दो। सबसे ज्यादा उस एस्टर में किस चीज का मैच था? ए का, एस्टर ए का 52 आ रहा है ना, और सबसे कम बेटा क्या है, 14 है। व्हाट इज मीन बाय रिटेंशन टाइम, ये आपको बता दिया कि इंजेक्शन और डिटेक्टर के दरमियान जो टाइम होगा। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मैस ऑफ एस्टर डी इन द ओरिजिनल मिक्सचर। बेटा आपने परसेंटेज ऑफ एस्टर डी निकालना है, बहुत आसान है। परसेंटेज ऑफ एस्टर डी, एस्टर डी का जो एरिया है 38, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर दो, 14 प्लस 25 प्लस 52 प्लस 38 इंटू 100। ठीक है, इस तरह आपकी बेटा पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना रखते हैं। कल मैं फिर आपके लिए ना, जी बेटा यही आंसर है ईमान। कल मैं एक और वर्कशीट बनाता हूँ फिर आप लोगों के लिए, उसको सॉल्व करते हैं, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पर आ जाएंगे, ठीक है? और मैं आपको जो ईयरलीज है बेटा उसका भी टाइम बताऊंगा। ईयरलीज भी हमने स्टार्ट करने हैं, वो लेकिन नेक्स्ट वीक से करेंगे, इस वीक से नहीं, ठीक है ना? और हर फ्राइडे को बेटा पेपर 5 ही होगा। अब पिछले 2 दिन मेरे ख्याल है 2 वीक्स में ब्रेक लगी रही है, अब हर फ्राइडे को पेपर 5 हुआ करेगा। अच्छा, ऑर्गेनिक की वर्कशीट बेटा डिस्कस करनी है, फिजा कौन सी करनी है बेटे? मुझे ग्रुप में सेंड कर दो, ग्रुप में सेंड कर दो, फिर वो डिस्कस कर लेंगे क्लास में। जी बेटा पेपर 5 मैं आपको बता दूंगा कौन सा करना है। वैसे आप लोग मुझे ये बताएं कि हमने 3 पेपर तो कर लिए हैं ना लेटेस्ट, अब थोड़े पुराने पेपर करेंगे बेटा, 2023 के करेंगे, 2022 के करेंगे, ठीक है? लेटेस्ट हम कर चुके हैं। अयान इस तरह कर लेते हैं बेटा, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हम इस वीक एनालिटिकल और ऑर्गेनिक की करते हैं, ठीक है? मैं चाह रहा हूं कि आपको इस वीक में ना ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाले कुछ कन्वर्जन्स करवा दूं। तो कल एनालिटिकल के क्वेश्चंस करेंगे, साथ में इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये जो भी आपको आखिर में दिखाया था ना एक, कल इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।